नमस्कार, गुड मॉर्निंग नलिनी, कैसे हैं आप लोग? या सभी लोगों को नमस्कार। सभी बस दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं आप लोगों की। और चर्चा आज होनी है विक्टोरियन एरा के मैथ्यू आर्नल्ड की। मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में आप लोग जानते हैं कि विक्टोरियन एरा का क्रिटिक भी था, पोएट भी था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वर्स्ट क्रिटिक था। क्रिटिक के रूप में आर्नल्ड को अच्छी मान्यता प्राप्त नहीं है। एलियट ने तो उसको प्रोपेगेंडिस्ट कहा और इसलिए लोगों ने एक वर्स्ट क्रिटिक के रूप में मैथ्यू आर्नल्ड को जाना, क्योंकि वह सबके बारे में तो आलोचनात्मक टिप्पणी दिया लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं कहा। बस आलोचक के रूप में आर्नल्ड के बारे में विशेष रूप से डिस्कस किया जाएगा। आज उसके लाइफ स्केच के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ चर्चा हो जाए, उसके वर्क्स के बारे में, और जहाँ तक उसके क्रिटिकल क्रीड की बात है जिसके बारे में विस्तार से कल चर्चा होगी, या फिर हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म के चैप्टर में विस्तार से उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि 5 मिनट का वक्त ले करके द इनिशियल इंफॉर्मेशन विच आई हैव collected and have written on the board, better look on the board and note them down. Afterward, the unfinished chapter, the adverb, which could not be finished yesterday, that will be finished today. थोड़ा सा बेटा इस पर कर दो, देख लें लोग, नोट कर लें। आज कुछ एनर्जी लेवल भी डाउन सा लग रहा है। विक्टोरियन एरा के आज पोएट और क्रिटिक की चर्चा है, मैथ्यू आर्नल्ड की। मैथ्यू आर्नल्ड वाज पोएट एंड क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एरा. He was born in 1822 and died in 1888. His father, प्रश्न पूछा गया है जिसका जिक्र कर दिया है. His father was Thomas Arnold, the master of famous Rugby Chapel. After graduation from Oxford University, Matthew Arnold returned to Rugby Chapel and became the teacher of classics. In 1847, he became private secretary to Lord Lansdowne, and Lord Lansdowne appointed him inspector of his school in 1851. Lansdowne sent him in the capacity of inspector of his school in 1855 to France to study the state of elementary school. 1855 में लांसडाउन ने बाहैसियत इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल आर्नल्ड को फ्रांस भेजा, जहां पर उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी टू स्टडी द मेथड, मोड, सिलेबस एंड मोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वर इम्पार्टेड इन एलिमेंट्री स्कूल इन फ्रांस. लांसडाउन ने इस जिम्मेदारी के साथ मैथ्यू आर्नल्ड को फ्रांस भेजा था कि वहाँ के प्राथमिक स्कूलों की शिक्षण पद्धति, उसके पाठ्यक्रम और प्राथमिक स्कूल की दशा और दिशा के बारे में
विस्तार से अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा और 1856 में मैथ्यू अर्नाल्ड ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष पेश की थी। In 1857, in the same capacity as inspector of his school, he went to Ireland to study the condition of secondary school. सेकेंडरी विद्यालयों में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, इसका अध्ययन करने के लिए 1857 में अर्नाल्ड को आयरलैंड भेजा गया। In 1849, his first collection of poem was published anonymously under title "Strayed Reveller"। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो पहली रचना अर्नाल्ड की कौन सी थी। तो पहली रचना काव्य संकलन उसका स्ट्रेड रेवेलर शीर्षक के तहत प्रकाशित हुआ था, लेकिन अज्ञात नाम से स्ट्रेड रेवेलर काव्य संकलन में अर्नाल्ड ने अपना नाम नहीं दिया था। In 1852, his Empedocles on Etna was published। 1852 में एम्पीडोक्लीज ऑन एटना का प्रकाशन हुआ। In 1857, he was appointed professor of poetry at Oxford, where he served in the capacity of professor of poetry 2 terms. The first term comprised the period from 1857, it was for 5 years। फर्स्ट टर्म 1857 से लेकर के 62 तक का, एंड द सेकेंड टर्म 1862 से लेकर के 1867 तक का। ये आप नोट कर लें, फिर इसके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स की चर्चा हो जाए, फिर एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब को आज ख़त्म किया जाए। नोट कर लिए हो तो बताइएगा, 2 मिनट के लिए मैं चाय ख़त्म करूँ। ठीक है, नोट कर लें।
नोट कर लिए हों तो फिर आगे बढ़ें। सारे लोगों ने नोट कर लिया? हाँ जी, दिख नहीं रहा है? बेटा ये स्पीड सही है यहाँ? हाँ, भाई कुछ लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं ये कहूँगा कि प्रॉब्लम उनकी तरफ से होगी। हमारे यहाँ स्पीड तो ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्पीड कैसी है? अब थोड़ा अर्नोल्ड के वर्क्स की चर्चा कर ली जाए। Famous works of Arnold. In 1865, he published Culture and Anarchy. ये पूछा गया है प्रश्न कि कल्चर और एनार्की का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? इन द सेम ईयर he published his famous essay Study on Poetry, in which he gave touchstone theory. ये भी प्रश्न पूछा गया है डियर कि टच स्टोन थ्योरी की बात अर्नोल्ड ने अपने किस ऐसे में की थी? तो स्टडी ऑन पोएट्री में। हिज पोएम्स मालूम है उसकी पहली पोएम कौन थी? स्ट्रेट रेवलर्स। इसका प्रकाशन एनोनिमस हुआ था, एनोनिमसली। और एम्पीडोक्लीज ऑन एटना, उसके नेक्स्ट पोएम है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, दो खंडों में। और उसने एक ट्रेजेडी भी लिखी थी, मीरोप। ये ट्रेजेडी है जो बुरी तरह से असफल हुई थी। इसका नेक्स्ट वर्क है पोएम्स थ्री वॉल्यूम्स अनपब्लिश्ड।
नोट कर लें, फिर जगह मिलती है आगे लिखते हैं। His prose work Ireland and Italian question और उसकी दूसरी गद्य रचना है ट्रांसलेशन ऑफ होमर। वैसे होमर के ऊपर 3 लोगों ने ट्रांसलेशन किया है। ये सावधानी बरतिएगा कि होमर का ट्रांसलेशन उसने गद्य में किया था, प्रोस में किया था, पोएट्री में नहीं। और शेपमैन ने पहला इसका मेट्रिकल ट्रांसलेशन दिया था। अब थोड़ा उसके क्रिटिकल वर्क्स की जो है चर्चा की जाए और उसी के बारे में हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म में विस्तार से चर्चा की जाएगी। His critical works मालूम ही होगा आप लोगों को। तो ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। नेक्स्ट क्रिटिकल वर्क है कल्चर एंड एनार्की। ऑन मॉडर्न एलिमेंट्री पोएट्री। और 100 ग्रेट मैन। यहाँ पर ग्रीक, रोमन एंड इंग्लिश पोएट्स ऑन स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर। ये उसके क्रिटिकल वर्क्स हैं। नोट हो गया हो तो आगे बढ़ लें। His famous poems prescribed by UGC वो कौन सी प्रसिद्ध कविताएं हैं रेनॉल्ड की जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने प्रेस्क्राइब कर रखा है सिलेबस में?
तो रग्बी चैपल, डावर बीच, पढ़ा होगा आप लोगों ने। स्कॉलर जिप्सी, स्कॉलर जिप्सी के बारे में जानते हैं ना? नोट कर दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। मैं बोल दे रहा हूँ अभी। वास्तव में स्कॉलर जिप्सी में एर्नाल्ड ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन के दौरान जो एक मित्र था, जो यूनिवर्सिटी अत्यंत गरीबी के कारण छोड़ दिया था, वर्षों बाद उस स्कॉलर की भेंट होती है एर्नाल्ड से, और एर्नाल्ड का ऑक्सफोर्ड वाला मित्र जिप्सी या यावर या बंजारे की स्थिति में मिलता है, और फिर उसके दुख का जिक्र किया है स्कॉलर जिप्सी में। वह वियलजी है ये, और थिरसिस, और इसके साथ सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम ये सेमी एपिक है, अर्ध महाकाव्य जिसे कहा गया है। इट इज बेस्ड ऑन फिरदौसी शाहनामा। ये पर्शियन पोएट है फिरदौसी, जिसने पर्शियन एपिक लिखा है शाहनामा, और उसी से दो कैरेक्टर सोहराब और रुस्तम, कहानी जानते होंगे, ये दोनों बाप बेटे हैं जो अनजाने में, पता ही होगा आपको। तो ये मैथ्यू एर्नाल्ड के वर्क्स की भी चर्चा हो गई। अब थोड़ा सा ये आप लोग सजेस्ट कर दें कि क्या इडियम्स एंड फ्रेजेज की मैं लिस्ट भेजता जाऊं आप लोगों को? देखिए, आप यकीन कीजिए और विश्वास रखिए, मैं केवल आपको 150 इडियम्स और फ्रेज दूंगा, और 250 प्रीपोजिशन की लिस्ट दूंगा, और करीब 2500 का मतलब 500 समझिएगा, 500 सिनोनिम एंटोनिम्स की ये लिस्ट दूंगा। और इतना ज़रूर दावा करता हूँ, अनुभव है पिछले 25 वर्षों का, 26 वर्षों का,
कि जो प्रीपोजिशन की लिस्ट है जो आप तक पहुंचेगी, प्रीपोजिशन उसी में से पूछा जाएगा। और करीब 15 वर्षों का मेरा अनुभव है, मेरे विद्यार्थियों का भी अनुभव रहा है कि जो लिस्ट है ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी कोई कंपटीशन होता हो, प्रीपोजिशन की लिस्ट उसी में से पूछी जाती है। इडियम्स और फ्रेजेस मैंने कहा कि केवल 150 दूंगा और उसी में से पूछा जाएगा। तो क्योंकि ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है, ये आप तक लिस्ट पहुंच जाए और आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें, साथ में इडियम्स और फ्रेजेस के ऊपर प्रैक्टिस सेट आप तक पहुंचेगा और प्रीपोजिशन ये भी लिस्ट पहुंचेगी, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी जो है ईश्वर निश्चित रूप से कल्याण करेगा। तो 2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा विश्राम लेते हैं। आज सिंपल एडवर्ब को ख़त्म कर लिया जाए। और जहाँ तक पैसेज की बात है, पैसेज राइटिंग ये लोअर से लेकर के हायर एग्ज़ाम तक। तो मित्रों एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि पैसेज में कहीं कॉपी से किताब से जो है कुछ 10% ले लेता हूं जब लिखने का मन नहीं रहता है, नहीं तो पैसेज में खुद लिखता हूं। ठीक है, तो 5 मिनट के लिए आप लोग थोड़ा सा हेलो हेलो तो मैं ये कह रहा था कि पैसेज भी आप तक जो है पहुंचते चले जाएं और पैसेज के ऊपर एक एग्जॉस्टिव डिस्कशन होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि दुनिया के किसी भी भाषा में केवल 4 ही तरह के पैसेज होते हैं। 2 तरह के पैसेज, एक तो एक्सप्लेनेटरी होता है जो कि आप 10th 8th 6th 12th में करते रहे होंगे, जो बिल्कुल पैसेज बेस्ड होता है, उसी में से आप आंसर ढूंढ लेते हो। और वो तो फैक्चुअल होता है। दूसरा होता है डेटा बेस्ड होता है कि सारे डेटाज आपको पैसेज में थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं। तो ये 2 तरह के पैसेज नहीं पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, केवल 2 तरह के पैसेज, लॉजिकल और डिड्यूसिव, ये 2 तरह के पैसेज। तो सबसे पहले जब पैसेज उठाया जाएगा तो पैसेज के नेचर की चर्चा की जाएगा और किस तरह के कौन कौन से पैसेज हैं। जब पैसेज की नेचर आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से पैसेज क्रैक करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा आपसे विदा लेता हूं, फिर इसके बाद हम लोग एडवर्ब की चर्चा शुरू कर देते हैं। बेटा जरा थोड़ा सा 1 मिनट।